नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 52 करने वाले हैं, जिसके अंदर बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 8 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके गणितीय परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सिटीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं को रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के, कथन निष्कर्ष के, बैठक व्यवस्था के और संख्या श्रृंखला के, लेटर सीरीज के, लेटर लॉजिक के, मिरर डायग्राम के, यानी कि हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में रीजनिंग टोटल 8 प्रश्नों की बात करने वाले हैं, जिसमें से आपका कथन निष्कर्ष का, ठीक है, बैठक व्यवस्था का, संख्या श्रृंखला का, लेटर लॉजी का, और क्या हो गया भैया जो मिरर डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं उसका, और भाई साहब ब्लड रिलेशन का भी क्या होने वाला है, पूरा डाउट क्लियर होने वाला। दोस्तों आपको वीडियो पे अंदर तक बने रहना, हर एक प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा क्या भैया, एक तस्वीर है उसकी ओर इशारा करते हुए नेहा ने क्या कहा। अब देखिए यहां से आपको समझने की जरूरत है, नेहा ने क्या कहा, यह औरत मेरे पिता के दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है। तस्वीर में दिख रही लड़की का नेहा से क्या संबंध है। दोस्तों आप प्रश्न को पढ़ के ऐसे तो डायरेक्ट आंसर आप दे नहीं सकते जब तक आपको रिलेशन का डायग्राम बनाना नहीं आता होगा, यानी कि आपके पिता के दादा मतलब कौन होंगे। आपको जब यही नहीं समझ में आ रहा है तो आप करोगे कैसे। देखिए करना कुछ नहीं है, नेहा ने क्या कहा यहाँ पे, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। नेहा ने कहा यह औरत मेरे पिता के दादा। अब देखिएगा नेहा ने क्या कहा, देखिए ये क्वेश्चन आपको यही सॉल्व करके बता दे रहे हैं। नेहा ने क्या कहा, नेहा ने कहा कि यह और जो औरत है मेरे पिता, यानी कि नेहा के पिता कहां होंगे भैया, नेहा के ऊपर इस प्रकार से आ जाएंगे। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल इस प्रकार से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब इसी प्रकार से मेरे पिता के दादा। अब देखिए समझने की जरूरत आपको बस यहीं से है कि मेरे पिता यानी कि नेहा के पिताजी तो ये हो गए, अब इनके दादा कौन होंगे। तो काफी लोग क्या करते हैं, यहीं पर गलती कर जाते हैं। इनके दादा भैया कौन होंगे, यानी कि नेहा के पिताजी भी कोई पिता होंगे, नेहा के पिता के भी कोई पिता होंगे, उनके जो पिता होंगे, इनके जो ये पहले पिता होंगे ना, ठीक है, ये वाला व्यक्ति, ये जो व्यक्ति होगा ये लगेगा भैया नेहा के पिता का दादा, ठीक है, ये व्यक्ति दादा लगे किसका, नेहा के पिता का। नेहा के पिता कौन है, आप कह दोगे ये वाला व्यक्ति रहा, ठीक है। बस आपको यहीं से समझने की जरूरत है, लिखने की कोई भी जरूरत नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत यही है। नेहा ने कहा कि मेरे पिता के दादा, तो भैया नेहा के पिता तो ये रहा, तो इसके दादा कौन होंगे। आप कह दोगे इसके पिता के भी कोई पिता होंगे, इनके जो पिताजी होंगे, ठीक है, ये नेहा के पिता के क्या लगेंगे भैया, ये दादा लगेंगे। क्लियर हो गया। दादा के इकलौते बेटे, मेरे भाई दादा के इकलौते बेटे कौन होंगे, यानी कि ये वाला व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति, आप कह दोगे भैया कि देखो दादा के इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, ये वाला व्यक्ति हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये व्यक्ति जो हो गया दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है, दादा के इकलौता बेटा कौन हो गया, ये हो गया। इसकी पत्नी कौन होगी, इसके बगल में आ जाए भाई, उसकी पत्नी की बात हो रही है, यानी कि उसी की पीढ़ी में या उसी की जनरेशन में बात हो रही है, यानी कि उसकी पत्नी यहां पर आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये जो स्त्री है, ये स्त्री जो है भैया, ये स्त्री पत्नी है, ठीक है। तस्वीर में दिख रही लड़की का नेहा से क्या संबंध है, यानी कि मेरे भाई ये जो स्त्री है, ये स्त्री का नेहा से क्या रिलेशन है। तो आप कह दोगे कि ये स्त्री कौन हो रही है, आप कह दोगे कि नेहा के पिताजी की पत्नी हो रही है, यानी कि नेहा के पिता। देखो नेहा के पिता कौन है, ये व्यक्ति रहा। और अगर आपके देखिए आप मान लीजिए आप नेहा हो या आप कोई भी हो, आपके पिता के पिता की जो पत्नी होगी वो आपकी क्या लगेगी, आप कह दोगे कि हमारे पिता के जो पिता होंगे वो हमारे दादाजी लगेंगे, और जो उनकी पत्नी होगी वो आपकी लगेगी दादी। यानी कि साफ साफ आपको प्रश्न में दे रखा था कि जो तस्वीर में जो महिला है बेटा वो क्या लगेगी, नेहा की भैया क्या लगेगी, दादी लगेगी। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था इस प्रश्न में, आपको ये लास्ट में क्वेश्चन और समझा देंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जीबीसी का संबंध किससे दे रखा है, यूपीक्यू से दे रखा है, ठीक है, और डीएसएक्स का संबंध आरजीएल से दे रखा है। तो पीएन से यहाँ पे क्या बनेगी आपको बताना होगा, यानी कि पेन से यहां पे क्या बनेगा। तो मेरे भाई इन क्वेश्चनों को करने का भैया तरीका क्या होता है, तरीका वो अपनाना है आपको कि जिस प्रकार से जिस लॉजिक के आधार या जिस सीक्वेंस के आधार पर आप जी बी सी से यहां पे यूपी क्यू बना रहे हो ना, सेम उसी लॉजिक उसी सीक्वेंस के आधार पर आपको डी एस एक्स से क्या बनाना है, आर जी एल बनाना है, और उसी लॉजिक उसी सीक्वेंस के आधार पर आपको पीएन से यहां पे क्वेश्चन मार्क के 3 अक्षर बना लेने हैं। अब वो बनाते कैसे, तो दोस्तों आपको वीडियो बंद तक बने रहना, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन से आपको
आपका कोडिंग डिकोडिंग का डाउट, लेटर सीरीज का डाउट, लेटर एनालॉजी का डाउट, यानी कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं, यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए प्रश्न का दर्पण आकृति ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको देखो ध्यान देना है कि दर्पण दे कहां पे रखा है, तो मेरे भाई दर्पण आपको यहां पे ऐसे ऊपर दे रखा है और वो आकृति यहां पे नीचे से 5 दे रखी है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, कैसे बनेगा, आपको बिल्कुल हम बेसिक से बताएंगे और आज की इस क्लास में आपको कथन निष्कर्ष के, बैठक व्यवस्था के और संख्या संकलन के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की। यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यानी कि दोस्तों आपको यहां पे WFCI, ठीक है, PAZH, उसके बाद क्या दे रखा IVWG, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। यानी कि देखो आपको जो श्रृंखला दे रखी है, यानी कि लेटर से जो क्वेश्चन है, करने का तरीका क्या होता है मेरे भाई, करने का तरीका सिर्फ ये होता है कि इससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले या और भी हाई लेवल के क्वेश्चन को करने से पहले मेरे भाई आपको 2-3 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। पहला A to Z की प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, A to Z की प्लेस वैल्यू, A to Z के अपोजिट अक्षर, ठीक है मेरे भाई, और कॉन्सोनेंट का, ठीक है, कॉन्सोनेंट का और वॉवेल का जब आपको नॉलेज होगा ना तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, अब करने का तरीका क्या होता है, ये सारी चीजें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, नहीं तो आप याद कर लीजिए। अगर आपको याद होंगी तो मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे सीजीएल लेवल का क्वेश्चन, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, रेलवे का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से कर सकते हो लेटर सीरीज वाला। देखिए करने का तरीका क्या होता है, हम सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, तो आप कहोगे हम पहले से तुलना पहले से करेंगे। यानी देखिए यहां पर W है पहला अक्षर, ठीक है, और यहां पे पहला अक्षर क्या है, P है, यहां पे पहला अक्षर I है। तो अगर इसमें सीक्वेंस देख लें कि W से P कैसे बन रहा है, P से यहां पे I कैसे बन रहा है, तो उसी सीक्वेंस के आधार पर आप I से यहां पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लोगे। अब सीक्वेंस बनाते कैसे देखिएगा, ये तरीका भी आपको पता नहीं चाहिए, क्योंकि काफी न्यू होंगे, काफी पुराने होंगे, काफी ओल्ड भी होंगे, जिनको सारी चीजें पता है, लेकिन नहीं पता तो भी बिल्कुल हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं जो आपके दिमाग में चढ़ जाए। आप कहोगे यहाँ पे पहला अक्षर W है, यहाँ पे पहला अक्षर P है, तो W से P कैसे बनेगा, तो आप सभी जानते हो, इसके लिए हम आपको क्या बताएंगे, प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। देखिए करने का तरीका क्या होता है, प्लेस वैल्यू से W की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे W की प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों 23, ठीक है, P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 होती है। क्लियर हो गया, 23 से 16 हो रहा है, यानी कि 23 से 16 हो रहा है कि घट रहा है, कितना घट रहा है, तो आप कह दोगे कि 23 से 16 हो रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 7 हो रहा है। मेरे भाई W से P बना कैसे बना, माइनस का 7 करके। अब आप ये देखो कि P से यहाँ पे पहला अक्षर P है और यहाँ पे पहला अक्षर I है, तो P से I कैसे बन रहा है, तो आप आसानी से कह सकते हो, आसानी से कह सकते हो। देखो P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, I की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9 होती है। ठीक है, क्लियर हो गया, आप कह दो कि 16 से 9 हो रहा है, माइनस का 7 आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी कि P से I बन रहा है माइनस का 7 करके। क्लियर हो गया, तो आप कह दो कि भैया जो I से हमारा क्वेश्चन का पहला अक्षर कैसे बनेगा, मेरे भाई जब W से P बना माइनस का 7 करके, P से यहाँ पे I बन रहा माइनस का 7 करके, तो I से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर कैसे बनाओगे, माइनस का 7 करके। यानी कि क्या करोगे, 9 में माइनस 7 करोगे तो क्या आएगा, आप कह दो भैया 2 आ जाएगा, यानी कि दूसरे स्थान पे क्या आता है आपका अक्षर, आप कह दो कि B आता है, यानी कि भैया क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बी किस ऑप्शन में दे रखा है, कह दोगे ऑप्शन नंबर 2 में और 4 में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा और पहला यहां पर गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं दूसरा अक्षर निकालने की, तो दूसरा अक्षर कैसे निकालेंगे, करना कुछ भी नहीं है। यहां पे दूसरा अक्षर क्या है, एफ है, ठीक है, यहां पे दूसरा अक्षर क्या है, ए है, यहां पे दूसरा अक्षर वी है, तो कैसे बन रहा है, आप कह दो कि हमको मिला एफ, एफ के बाद क्या मिला, ए मिला, ठीक है, ए के बाद क्या मिला, आप कह दो कि वी मिला, ए के बाद वी मिला, वी के बाद क्या होगा ये हमको बताना हो। इसमें सीक्वेंस कैसे देखेंगे, यहां पे देखिएगा, आप कह दोगे क्या, आप कह दोगे कि एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 6 होती है, ठीक है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, कह दोगे 22 होती है। तो यहाँ पे v के बाद क्या आएगी आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं 6 से 1 हो रहा, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे -7 यानी कि पहले से पहले अक्षर में -7 हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि f से a में भी -7 हो। एक मिनट, हाँ तो देखिए f की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 6 होती है, a की प्लेस वैल्यू 1 होती है, v की प्लेस वैल्यू 22 होती है, यानी कि 6 से 1 हो रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि 6 से 1 हो रहा है, यानी कि -5 हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि f से 1 कैसे बना -5 करके, यहाँ पे 1 से 22 हो रहा है। अब काफी लोगों को यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, डाउट क्या आ रहा होगा, देखिएगा 1 से क्या हो रहा है 22 हो रहा है, यानी कि 1 के बाद 2 3 4 ऐसे नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, हमको 1 से 22 तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, तो हम 1 से उल्टा करें। देखो आप सभी जानते हो अक्षर कितने होते हैं A to Z में 26 होते हैं, यानी देखिए अगर हम 1 के पीछे जाएं, यानी कि A के पीछे क्या आता है, आप कह दोगे Z आता है, Z के पीछे क्या आता है Y, Y के पीछे X है, X के पीछे क्या आता है आपका
डब्लू के पीछे क्या आता है वी। आप देखिए, हम आपको देखिएगा, जेड के पीछे क्या आता है वाई आता है, वाई के पीछे डब्लू के पीछे एक्स के पीछे क्या आता है वी आता है ना। आप कह दोगे ठीक है बिल्कुल है, तो आप क्या आ रहा है वी आ रहा है, यानी कि ए से देखिए, ए से आपका भाई जेड आया, जेड से बाद वाई डब्लू एक्स वी, यानी कि माइनस का 5 हो रहा है यहाँ पे। जाहिर सी बात है भैया, एफ से ए बना माइनस का 5 करके, तो यहाँ पे ए से भी वी बनेगा, कैसे बन रहा है माइनस का 5 करके बन रहा है। ठीक है, हम आपको दिखा दिए। अब इसी प्रकार से वी से वाला अक्षर कैसे निकालोगे भाई, कुछ नहीं करना, माइनस का 5 कर दो। कैसे करते हैं, तो आप आसानी से जानते हो, 22 है, यानी कि वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, 22 से 5 घटाकर क्या आएगा, आप कह दोगे आ जाएगा भैया 17। 17वें स्थान पर आपका जो अक्षर होगा वो क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर हो जाएगा, यानी कि 17 पे क्या आता है, आप कह दोगे 17 पे आता है आपका भाई आपका क्यू, यानी कि भैया बी के बाद क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। तो बी के बाद क्यू आपको ऑप्शन नंबर 2 में भी मिल रहा है, 4 में मिल रहा है। अब इसी प्रकार से आपको टी मतलब तीसरा अक्षर निकालोगे, कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहां पे तीसरा अक्षर क्या है सी है, यहां पे तीसरा अक्षर जेड है, यहां पे तीसरा अक्षर डब्ल्यू है। क्लियर हो गया, देखिए सी से क्या हो रहा है जेड हो रहा है, जेड से यहां पे डब्ल्यू हो रहा है। कैसे हो रहा है आप सभी जानते हो, सी के बाद क्या आ रहा है जेड आ रहा है, जेड के बाद डब्ल्यू आ रहा है, यानी कि सी के देखो सी के बाद जेड तो आता नहीं है, काफी लंबा गैप करके आ रहा है, काफी लंबा गैप होगा तो छोड़ेंगे, सी से हमको जेड बनाना है, यानी कि सी के पीछे क्या आता है, देखो भैया सी के पीछे आप कह दोगे बी आता है, ठीक है, बी के पीछे क्या आता है ए आता है, ए के पीछे क्या आता है आप कह दोगे जेड आता है, यानी कि सी के कितना पीछे जेड आ रहा है, तो आप कह दोगे 1 2 3, यानी कि मेरे भाई यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मेरे भाई सी से जेड बनना है माइनस का 3 करके। क्लियर हो गया, जेड से डब्ल्यू कैसे बन रहा है, तो आप सभी जानते हो जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23 होती है, 26 में 23 क्या कितना भैया आप कह दो कितना बचा माइनस का 3 बचा, यानी कि सी से जेड बना माइनस का 3 करके, जेड से डब्ल्यू बना माइनस का 3 करके, तो भैया डब्ल्यू के बाद जो अक्षर आएगा वो भी माइनस का 3 करके बनेगा। तो कैसे बनेगा, आप सभी जानते हो डब्ल्यू प्लस वैल्यू क्या होती है 23 होती है, 23 में 3 घटा दो क्या आएगा 20 आएगा, यानी कि 20वें स्थान पे क्या आता है आपका टी आता है, तो भैया क्यू के बाद क्या आ जाएगा टी हो जाएगा। ठीक है, बी क्यू टी आपको ऑप्शन नंबर 2 और 4 में ही मिल रहा है। अब इसी प्रकार से हमको यहाँ पे आखिरी अक्षर में निकालना होगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, चारों आपको आगे को जो अक्षर होते हैं वो अलग अलग दे रखे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका पहला अक्षर यहाँ पे बी आया है, ठीक है, तो आपको जिस ऑप्शन में पहला अक्षर बी देखने को मिले बाकी सब में अलग होगा, तो वो ऑप्शन आपको सही कर देना। ठीक है, ये आपका हो गया पेपर वाला तरीका, आपको पेपर में पूरा वहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी अगर आपको ऐसा फंस रहा है, देखिए हमने शुरुआत के 3 अक्षर निकाल लिए बी क्यू टी, और आपको बी क्यू टी ऑप्शन नंबर 2 और 4 में मिलना है, यानी कि हमको यहाँ पे इस केस के सवाल में चारों अक्षर निकालने पड़ेंगे। अब बात करते हैं चौथे अक्षर कैसे निकालेंगे, तो भाई करना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, यहाँ पे चौथा अक्षर क्या है आई है, देखिएगा हमने निकाल लिए हैं बी क्यू टी। ठीक, अब चौथे अक्षर की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे एच है और यहाँ पे जी है चौथा अक्षर, तो आई से एच कैसे बना, तो आप सभी जान रहे हो आई के, देखो आई से एच बनाना है, यानी कि मेरे भाई देखो हमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करो प्लेस वैल्यू लिख लो, समझ में आ जाएगा। तो आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है आप कह दोगे 9 होती है, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है भैया 7 होती है। ठीक है, क्लियर हो गया, देखो 1 मिनट, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एच की प्लेस वैल्यू मेरे भाई होती है, ठीक है, हाँ एच की प्लस वैल्यू होती है मेरे भाई 8 होती है। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखेंगे एच की प्लस वैल्यू 8 होती है और जी की प्लस वैल्यू क्या होती है 7 होती है। ठीक है, अब ये देखिए कि आपको देखो यहाँ पे आई से एच हुआ, एच से जी हुआ, तो मेरे भाई आपको साफ साफ दिख रहा है 9 से 8 यानी कि -1, 8 से 7 -1, तो भैया 7 के बाद जो हमारा यानी कि जी के बाद वाला जो चौथा अक्षर होगा वो क्या आएगा, तो आप कह दोगे 1 मिनट, आप कह दोगे कि जी के बाद जो चौथा अक्षर होगा वो क्या होगा -1 करके आ जाएगा। कैसे ही आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो आई से यहाँ पे एच हुआ -1 करके, एच से यहाँ पे जी हुआ -1 करके, तो जी से यहाँ पे भैया क्वेश्चन में जो चौथा अक्षर होगा -1 करके आएगा, यानी कि जी के पीछे क्या आता है, तो आप कह दोगे आता है एफ, यानी कि जी के पीछे आता है एफ, यानी कि जी में -1 करोगे तो उसके पीछे वाला अक्षर आ जाएगा, जस्ट आप कह दोगे एफ आता है, यानी कि जी देखो बी क्यू टी एफ, तो भैया बी क्यू टी एफ आपको ऑप्शन नंबर 2 में ही तो देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत शब्दों को सही क्रम का ऐसा घोतक है जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे या दिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, करना क्या है, अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब क्या होता है मेरे भाई ए टू जेड के फॉर्म में, यानी कि भैया ए टू जेड की प्लेस वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए, आपको अपोजिट अक्षर याद होनी चाहिए तभी कर पाओगे। अब देखो हम आपको बताते हैं यहाँ पे सही क्रम क्या होता है। क्रम का मतलब दोस्तों ये होता है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। ठीक है, ये क्रम हो गया हमारा, क्रम से लिखे गए ना, यानी कि अक्षरों को क्रम से व्यवस्थित होना जो ए टू जेड के फॉर्म में होते हैं। आप सभी जानते हैं अगर यही
चीज आपको ऐसे दिख जाए ACB, ठीक है, DE, तो क्या आपका ये क्रम में है? आप कह दो कि ये क्रम में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो A के बाद B आता है तो भैया B पहले लिखा जाएगा और C बाद में, ये आपका क्रम हो जाएगा, ठीक है, ABCD, ये आप सभी जानते हो। अगर बाई चांस यहाँ पे B नहीं है तो आपका ये क्रम चल रहा है। अगर यहाँ पे B दे रखा है और B भैया देखो A के बाद तो B आता है, यानी कि ये आपका क्रम इस प्रकार से सही हो जाएगा। अगर बाई चांस आपको यहाँ पे B नहीं दिया होता तो भैया ACDE यानी कि सही क्रम में लिखा है, क्योंकि आप जानते हो A के बाद क्या आता है? B आता है, लेकिन B तो है नहीं, कोई बात नहीं, B के बाद क्या आता है? C आता है, तो ये क्रम से ही तो लिखा है। आप कह दोगे जी हाँ। बस अगर आपको इतना नॉलेज होगा ना तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। करना क्या होता है, आपको यहाँ पे 1 से 5 वर्ड दिए गए हैं, यानी कि देखो 5 वर्ड दिए गए हैं। करने का तरीका ये होता है कि शुरुआत से देखो क्या कॉमन मिल रहा है पांचों वर्डों में, यानी देखिए यहाँ पर PIC, यहाँ पर PIC, यहाँ पर PIC, यहाँ पर PIC और यहाँ पर भी PIC, यानी कि भैया पांचों वर्डों में आपको कॉमन क्या मिला है? पांचों वर्डों में कॉमन आपको मिला है PIC। तो हम PIC के बाद चेक करेंगे कौन सा अलग अक्षर मिल रहा है। तो आप कह दोगे कि भैया देखो यहाँ पे PIC के बाद क्या है, मतलब K मिला, फिर K के बाद क्या देखो यहाँ पे A है, A मिला, A के बाद क्या है? N है, N के बाद क्या है? आप कह दोगे देखो यहाँ पे N था, यहाँ पे N के देखो यहाँ पे चौथे वाले में क्या है? कह दोगे K है। उसके बाद देखो पांचवें वाले वर्ड में क्या है? आप कह दोगे C है। क्लियर हो गया? आप कह दोगे हमको 5 अक्षर मिले हैं, 5 अक्षर मिले हैं। अगर हमको इनको व्यवस्थित करने की बात करें तो व्यवस्थित कैसे करते हैं तो आप सभी जानते हो। अब मुझको आप ये बताइए कि K के बाद क्या मिला? A मिला, A के बाद N मिला, N के बाद K, K के बाद C, ये आपको 5 अक्षर मिले। आप कह दोगे जी हाँ। अगर इनको व्यवस्थित करने की बात करें तो इनमें सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? तो आप कह दोगे सबसे पहले यहाँ पर आएगा A, तो A लिख लिया। A के बाद क्या आएगा? इन अगर 5 अक्षरों की बात करें तो A के बाद यहाँ पे आपको C देखने को मिल जाएगा, यानी कि क्रम से हो रहा है, ठीक है, ऐसे क्रम से व्यवस्थित करेंगे। C के बाद क्या आएगा? आप कह दोगे C के बाद K लिखा जाएगा। K आपका 2 बार है तो K को 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद क्या आएगा? लास्ट में आप N लिख दोगे। ऐसा हमने क्यों लिखा? अब देखिए इतना आपने अगर कर लिया तो पूरा क्वेश्चन समझो हल हो गया। अब आप ये देखो PIC के बाद जहां पर A देखो A पहले आएगा, यानी कि PIC के बाद जहां पर भी A है वो वाला वर्ड पहले लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में PIC के बाद क्या है? A है, ठीक है, यानी कि पहले लिखा जाएगा। तो 2 नंबर को पहले लिखेंगे। 2 नंबर के बाद कौन सा विकल्प आएगा? देखिएगा कौन सा ऑप्शन मतलब वर्ड आएगा, तो आप देखिएगा ए के बाद क्या आएगा भैया? ए तो आपका हो गया। ए के बाद क्या आएगा? तो आप कह दोगे कि ए के बाद अब लिखा जाएगा सी। सीक्वेंस की बात हो रही है तो देखो PIC के बाद जहां पर भी सी होगा ना, PIC के बाद भरी जहां पर भी सी होगा वो वाला वर्ड लिखा जाएगा। तो देखो सी किसमें दे रखा है? तो आप कह दोगे PIC के बाद सी हमको ऑप्शन नंबर मतलब 5वें वर्ड में दे रखा है, तो 2 के बाद 5 नंबर लिख लोगे। 5 को लिख लिया, जिसको लिख लेंगे उसको हटा देंगे। अब बात करते हैं अब क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई देखिए अब देखो ए पहले आता है तो हमने ए को लिख लिया, ए के बाद सी आता है तो हमने सी को लिख लिया। अब सी के बाद इसमें के आ रहा है। अब के आपको 2 जगह दे रखा है। जब भी आपको एक अक्षर 2 जगह दिया जाए ना तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। देखो PIC के बाद के आपको यहां पे दे रखा है और PIC के बाद के आपको यहां पे दे रखा है, यानी कि पहले और चौथे में PIC के बाद आपको 2 जगह के दे रखा है। तो कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। अब आप क्या करोगे? चेक कर लोगे। क्या आप ये चेक करोगे कि देखो यहां पे PIC के बाद यहां पर भी के है और यहां पे PIC के बाद यहां पर भी के है। अब यहां पे हम क्या करेंगे? के के बाद चेक कर लेंगे। तो यहां पर के के बाद दोस्तों क्या है? L है और यहां पे के के बाद क्या है? A है। तो आप मुझको ये बताओ के बाद देखने को मिला आपको L और A, तो L और A में पहले कौन लिखा जाएगा? तो आप कह दोगे A लिखा जाएगा सीक्वेंस के आधार पर, यानी कि A पहले आएगा। L और A में पहले कौन आएगा? तो आप कह दोगे A आएगा। जिसमें A होगा के बाद उसको पहले लिखेंगे, यानी कि 4 नंबर को पहले लिखेंगे। 5 के बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद के वाला ही उठाएंगे। देखिएगा जब तक आपके देखो के 2 जगह था तो के वाले ही अक्षर उठाएंगे भी, के वाला वर्ड। तो हमने देखा कि PIC के बाद के इसमें था, तो हमने देखो के के बाद यहाँ पे L देखने को मिला, यहाँ पर A मिला, तो के के बाद जिसमें A था उसको पहले लिखेंगे और जिसमें L था उसको A के बाद लिखेंगे, यानी कि 4 नंबर को पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1 नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपने 2 5 4 1 लिख लिया, बचा क्या? 3। जो बचा उसको लास्ट में लिख देंगे। आपका क्या हो गया? व्यवस्थित क्रम 2 5 4 1 3। तो भैया 2 5 4 1 3 आपको ऑप्शन नंबर 4 में ही तो देखने को मिल रहा है, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था और ऐसे ही क्वेश्चन आपके कमिश्री परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं कथन निष्कर्ष की क्वेश्चन की, यहां पे क्या किया जा रहा है? कह रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। उस आधार पर यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। ठीक है, अनुसरण करता है भैया या करते हैं।
उनका वास्तविकता से लेना देना हो या ना हो, आपको कथन ध्यान से पढ़ना है और कथन के अनुसार आपको आंसर देना है। देखिएगा क्या कह रहा है, कथन नंबर 1 में कह रहा है सभी सीढ़ी मेज है। आप मुझको ये बताओ यहाँ पे सभी सीढ़ी जो है, सभी सीढ़ी क्या हो रही है, मेज हो रही है भैया। सभी सीढ़ी यानी कि सीढ़ी का सभी भाग क्या होगा, मेज होगा। तो कैसे बनता डायग्राम, डायग्राम से क्वेश्चन करेंगे। सभी सीढ़ी क्या होगी मेरे भाई, मेज हो गई, यानी कि सीढ़ी का सभी भाग मेज के अंतर्गत ऐसे आ जाएगा। क्लियर हो गया, ऐसे जानते, इतना तो आप जानते हैं, क्लियर है। उसके बाद दूसरा कथन कह रहा है कुछ मेज कुर्सियां हैं, यानी कि मेज वाला कुछ हिस्सा कुर्सियों के अंतर्गत आएगा, तभी तो होगा ऐसे। तो कह दोगे भैया आप कुछ कुर्सियां क्या है भैया, मेज हैं। आप कह दोगे हमने कर लिया, इतना बना लिया, कह दोगे जी हाँ भैया इतना बिल्कुल यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आगे बात करते हैं कथन नंबर 3 की, सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं। अब मुझको ये बताओ, सभी कुर्सियां, जब आपकी सभी सीढ़ी मेज थी तो आपने कैसे बनाया था, इस पर, यानी कि सीढ़ी का जो सभी भाग था वो मेज के अंतर्गत आ गया था। क्लियर हो गया, आप कह दोगे हाँ। यहां पे बोल रहा है सभी कुर्सियां, यानी कुर्सियों का सभी भाग भैया मेज के अंतर्गत ऐसे आना चाहिए। क्लियर है, सभी कुर्सियां क्या हैं, फर्नीचर हैं। 1 मिनट, बोला जा रहा है कथन नंबर 3 में सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं, यानी कि कुर्सियों का सभी भाग क्या आना चाहिए, फर्नीचर वाले गोले के अंतर्गत आना चाहिए। तो क्या है भैया, फर्नीचर हैं। तो आपने क्या करा, ये फर्नीचर के इस प्रकार से गोला बना लिए। क्लियर हो गया यहां तक, आप कह दोगे जी हाँ भाई यहां तक तो क्लियर हो गया, आपने डायग्राम इस बना लिया। कथन के अनुसार आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बना, आप कह दोगे जी हाँ। अब निष्कर्ष की बात करते हैं, निष्कर्ष क्या कह रहा है, देखिएगा अगर आपका निष्कर्ष वेन डायग्राम के अनुसार बन रहा है या दिया गया है तो आपका निष्कर्ष सही होगा, अगर नहीं दे रखा तो सही नहीं होगा। क्लियर हो गया, आपका डायग्राम बन गया। आप कह दोगे जी हाँ, पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ फर्नीचर सीढ़ियां हैं। अब हमको आप ये बताइए कि भैया कुछ फर्नीचर सीढ़ियां हैं, यानी कि सीढ़ी वाला गोला कहां है, आप कह दोगे ये रहा, फर्नीचर वाला गोला मेरे भाई ये रहा। क्लियर हो गया, देखो भैया कुछ फर्नीचर सीढ़ियां, यानी कि भैया फर्नीचर का कुछ हिस्सा सीढ़ी वाले हिस्से को काटना चाहिए, ऐसे काटना चाहिए। लेकिन मेरे भाई फर्नीचर यहां पे अलग है, सीढ़ी यहां पर अलग दे रखा है, यानी कि फर्नीचर जो है, कह रहा है कुछ फर्नीचर सीढ़ियां हैं, लेकिन डायग्राम के अनुसार तो दिख नहीं रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये डाउट मत रखना, यहाँ पे ये निष्कर्ष आपका गलत हो गया। आगे बात करते हैं, सभी मेज फर्नीचर हैं। सभी मेज यानी कि मेज वाला गोला आपका ये रहा। ठीक है, सभी मेज फर्नीचर है, यानी कि आपका इस प्रकार से बनना चाहिए था। अगर सभी मेज फर्नीचर है तो आपका ऐसे डायग्राम बनना चाहिए ना। लेकिन मेरे भाई इस सवाल में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, फर्नीचर वाला गोला ये रहा, मेज वाला गोला ये रहा, एक दूसरे को ये थोड़ा सा कट कर रहे हैं ना। सभी को होता तो आपका इस प्रकार से बनता, लेकिन निष्कर्ष बोला गया सभी मेज फर्नीचर है, लेकिन डायग्राम में हमको तो ऐसा नहीं दे रखा है, यानी कि ये निष्कर्ष भी आपका गलत हो गया। तो आपको भैया यहाँ पे दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। जब भी आपके दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए, तीनों निष्कर्ष गलत हो जाए, तो ना तो एक निष्कर्ष अनुसरण करेगा और ना ही दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है, अनुसरण करेगा, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था प्रश्न में, बस आपको कथन ध्यान से पढ़ना है और आराम से बनाना है। एक बार फिर से अगर रिपीट करने की बात करें, कह रहा है सभी सीढ़ियां मेज हैं। देखिएगा सभी सीढ़ियां, हम सीढ़ी को ऐसे डिनोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, सभी सीढ़ियां मेज हैं, यानी कि सीढ़ी का सभी भाग मेज के अंतर्गत ऐसे आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोला प्रश्न में, कुछ मेज कुर्सियां हैं, यानी कि मेज कुछ क्या है भैया, कुर्सी को हम लोग के से डिनोट कर लेंगे। क्लियर है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे दे रखा है सभी कुर्सियां, यानी कुर्सियों का सभी भाग क्या हो रहा है भाई, फर्नीचर हो रहा है, फर्नीचर हो रहा है, तो ऐसे डिनोट कर लेंगे। अब निष्कर्ष की बात करें, क्या निष्कर्ष आपको इस डायग्राम के अनुसार दिया गया है, नहीं दिया गया है। कह रहा है कुछ फर्नीचर सीढ़ियां हैं, यानी कि कुछ फर्नीचर का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए भैया, सीढ़ियों के अंतर्गत आना चाहिए। कुछ हिस्सा यानी कि कुछ की बात हो रही तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बन रहा है आपको इस फिगर में, तो आप कह दोगे नहीं बन रहा है, यानी कि भैया ये निष्कर्ष आपका यहाँ पे गलत दे रखा है। कुछ फर्नीचर सीढ़ियां यहाँ पे है नहीं, सभी मेज फर्नीचर हैं, यानी कि भैया मेज वाला गोला ये रहा, सभी मेज फर्नीचर के लिए आपका ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, लेकिन आपका ऐसा तो बन नहीं रहा है। अगर ये बोलता कि सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं तो आपका यहाँ निष्कर्ष सही होता, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सभी मेज फर्नीचर हैं। भैया सभी मेज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे तो आपको दे रखा है मेज वाला गोला आपका कहाँ रहा, आप कह दोगे कि मेज वाला गोला ये रहा और फर्नीचर वाला गोला दोस्तों आपको कहाँ रहा, फर्नीचर वाला गोला भैया आपका ये रहा, और ये कुछ कट कर रहा है ना, कुछ का कट कर रहा है, यानी कि कुछ मेज क्या है, फर्नीचर है, और कुछ फर्नीचर मेज है। यहाँ पे बोला सभी मेज फर्नीचर है। भैया ये दोनों निष्कर्ष आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाना सीख गए तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं, सॉरी 4थे की बात करते हैं। यहां पे क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। क्लियर है, ध्यान से पढ़ेंगे।
कह रहा है कि 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। करने का तरीका क्या होता है वो आपको हम बताएंगे। देखिएगा, कह रहा है 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक, 2 पंक्तियों में बैठे हैं 8 व्यक्ति, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति है। यानी कि यहाँ पे देखो जितनी बात आपकी क्लियर हो रही वो करते चले जाएंगे। पूरे प्रश्न को पढ़कर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्वेश्चन को पढ़ते हुए। 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद इसने डायरेक्ट बोला कि प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो आपके भैया पहली पंक्ति ये रही, देखो भाई पहली पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति आपकी ये रही। यहां तक क्लियर हो गया। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखो प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आप कह दोगे कि प्रत्येक पंक्ति में इसमें 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, और इसमें भी 4 व्यक्ति बैठे हैं। लिखने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद कह रहा है वो इस प्रकार बैठे हैं कि पास बैठे व्यक्तियों के बीच समान दूरी है, यानी कि आमने सामने बिल्कुल समान दूरी पर बैठे हैं। ये हो जाएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद बोल रहा है पहली पंक्ति में PQRS बैठे हैं। ये आपकी पंक्ति नंबर पहली हो गई, ये आपकी पंक्ति नंबर दूसरी होगी। पहली पंक्ति में PQRS बैठे हैं, पहली पंक्ति ये रही PQRS बैठ गए, क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से PQRS बैठे हैं, अभी बैठाया नहीं, हमको इतना पता है कि पहली पंक्ति में सिर्फ 4 व्यक्ति PQRS ही होंगे, बाकी आपका UVWX कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी पंक्ति में UVWX बैठे हैं, यानी भैया जो दूसरी पंक्ति UVWX यहाँ पर बैठे हैं, यानी कि दूसरी पंक्ति में भैया 4 लोग हैं। अब देखिए हम करते कैसे हैं, ये आपका पहला व्यक्ति, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब करने का तरीका क्या होता है देखिएगा, कह रहा है कि दूसरी जो पंक्ति है UVWX बैठे हैं, हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे X हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। लेकिन मेरे भाई देखिए यहाँ पे जो पहली पंक्ति थी PQRS बैठे हैं, उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ी, उन सभी का मुख, जो पहली पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हैं ना, उन सभी का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा की ओर मतलब एरो नीचे की ओर, ऐसे ये दिशा तो आपकी दक्षिण दिशा होती है, आप सभी जानते हैं। देखिए नहीं जानते तो हम बना दे रहे हैं। ये देखिए आपका पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, ठीक है। दक्षिण दिशा की ओर मुख है पहली पंक्ति वाले व्यक्तियों का, यानी कि मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है। पहली पंक्ति आपकी ये रही दक्षिण दिशा, यानी कि एरो आपका नीचे की ओर इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये देखो 4 व्यक्ति बैठेंगे तो हमने यहाँ पे 4 स्थान बना लिए, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोला है, पहली पंक्ति की बात कर रहे हैं अभी, पहली पंक्ति में PQRS बैठेंगे और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर होगा, दक्षिण की ओर होगा, हमने स्थान बना लिए। लेकिन कौन व्यक्ति कहां पर बैठेगा ये क्लियर नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो बोला जा रहा दूसरी पंक्ति में UVWX बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, यानी कि जो दूसरी पंक्ति है इनमें सभी का मुख किधर की ओर, उत्तर की ओर है। उत्तर दिशा किधर होती है मेरे भाई, साफ साफ पता है ऊपर की ओर एरो बनेगा, यानी कि भैया उत्तर जो दिशा होती है ऊपर की ओर ऐसे होती है, क्लियर हो गया। आपने नीचे 4 ऊपर 4, यानी कि पहली लाइन में 4 व्यक्तियों का स्थान बना लिया है और दूसरी लाइन में 4 व्यक्तियों को बैठने का स्थान बना लिया। अब कौन सा व्यक्ति कहां बैठेगा देखिएगा कैसे करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के अन्य व्यक्ति के ठीक सामने बैठा। हमने पहले ही कहा था आपका आमने सामने बैठ जाएंगे, तो हमने आमने सामने बैठा लिया, ठीक है। उसके बाद X जो है U के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि देखो क्या कह रहा है, जो X है तो मेरे भाई आप सभी जानते हो X कौन सी लाइन में बैठा है, दूसरे लाइन में बैठा है। और आपको एक बात पे ये गौर करनी है कि दूसरे लाइन पे जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। मेरे भाई जब भी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर होना, या उत्तर की ओर जा रहे हो, या मुख हो या उन्मुख हो, कुछ भी हो, उत्तर की ओर अगर मुख है तो उत्तर की ओर मेरे भाई दायां बायां अगर आपको पता है ना तो पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा जो X है आपको पता है X दूसरी लाइन पर है, मुख उसका उत्तर की ओर होगा, क्लियर हो गया। आप कह दो जी हाँ उत्तर की ओर मुख है, आपको एरो से भी समझ में आ रहा है, उत्तर की ओर मुख है तो कह रहा है X जो है U के दाएं से, तो दायां बायां किधर होता है भैया, ये दिशा आपकी होगी उत्तर, इसमें दायां किधर होता है तो मेरे भाई दायां होता है आपका इधर की ओर, ठीक है, और बायां आपका चलता है इधर की ओर, ऐसे की ओर। इतना तो आपको पिछले पार्टों में आप आराम से कर लोगे, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, अगर वो आपने वो पार्ट देखे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन भाई आपके लिए कुछ भी नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो आपको कुछ लिए नहीं है। क्या कह रहा है, आपको इतना पता है, पता क्या है मेरे भाई, आपको इतना पता है कि जो X है U के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, उत्तर दिशा की ओर मुख है, यानी कि दायां किधर होगा मेरे भाई, दायां चलेगा इधर की ओर, क्लियर हो गया, ध्यान रखेंगे, दायां चलेगा किधर की ओर, दाएं की बात हो रही ना, तो मेरे भाई दायां चलेगा आपका इधर की ओर। कह रहा जो X है U के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिएगा आप कह दोगे उत्तर दिशा में दाएं आपका ऐसे इधर की ओर चलेगा ना, यानी कि जो X है U के दाएं, तो भैया U जब यहाँ बैठ जाएगा ना, U जब यहाँ बैठेगा तो U का दायां हमने पहले बताया इधर चलेगा। अगर आप U को यहाँ बैठा रहे हो तो भैया इधर तो उसका बायां चलेगा ना, दायां तो ऐसे चलेगा, इधर तो कोई स्थान नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, U को कहाँ बैठा रहे हैं, तो आप कह दो भैया हम U को यहाँ बैठा रहे हैं, और देखो
आप सभी जानते हो दाएं आपका इधर चले और चलेगा, ठीक है। तो यू के दाएं तीसरे स्थान पर एक्स है, तो भैया यू के दाएं तीसरे स्थान पर, दाएं आपका ऐसे चल रहा है, ठीक है। एक्स कहाँ है? तीसरे स्थान पर, यानी कि पहला स्थान ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये। तो मेरे भाई एक्स कहाँ पर बैठा है? यहाँ पर बैठा है। यू देखो जो है यू एक्स जो है यू के दाएं, यानी कि यू पे दाएं, एक्स यहाँ पर तीसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये स्थान आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे तो बोल रखा है डब्ल्यू के सामने बैठा व्यक्ति, ठीक है। डब्ल्यू के सामने बैठा व्यक्ति आर के सबसे निकट बैठा है। इस लाइन से हमको कुछ समझ में नहीं आया, इस लाइन को हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। पी जो है आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ध्यान देंगे जो पी है, तो आप सभी जानते हो पी क्यू आर एस किस लाइन में बैठे हैं? पहली लाइन में। अब देखिए यहां पर व्यक्ति क्या हो रहा है? व्यक्तियों का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। देखो भैया दूसरी लाइन में व्यक्तियों का मुख उत्तर दिशा की ओर था, तो दायां बायां किधर था आपको समझ में आया। लेकिन जब आपसे बोले कि व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में, तो दायां बायां किधर होता है? तो दक्षिण दिशा में मेरे भाई दायां होता है इधर की ओर, ठीक है। ध्यान देंगे, हमें लिख दे रहे हैं दक्षिण दिशा में भैया दायां आपका किधर चलेगा? इधर की ओर चलेगा। अगर बोल रहा है दक्षिण दिशा में बाएं, तो भैया बाएं आपका ये नीले कलर वाला जो एरो बना रहे हैं ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? जो पी है आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर मुख है, तो भैया दायां बायां चेक कर लेंगे। दायां बायां चेक कर लोगे ना तो पूरा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्या कह रहा है? आर के दाएं। तो आप हमको ये बताओ, अगर आर को आप यहां बैठा रहे हो तो आर का दायां किधर होगा? हमने आपको पहले बताया है कि देखो दायां वाला एरो आपका ऐसे चलेगा, यानी कि आर का दायां ऐसे जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल। देखो हमने यहाँ पे आर को यहाँ क्यों बैठा लिया? क्योंकि आपको साफ साफ बोल रहा है ना, पी जो है वो आर के दाएं। अगर आर को आप यहाँ बैठा लोगे तो आर का दायां तो ऐसे एरो बनना चाहिए, इधर तो कोई स्थान है नहीं। तो हमने क्या करा? हमने आर को भाई यहाँ पर बैठा ला, और देखो आर के दाएं तीसरे स्थान पर, आर का दायां तो आपका ऐसे ही चलेगा। अब तीसरा स्थान कौन सा होगा? तो भैया पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, साफ साफ दिख रहा, तीसरा स्थान ये रहा। तो जो पी है वो आर के दाएं तीसरे स्थान पर यहां पर होगा। तो इसलिए भैया हमने आर को यहां पर बैठा लिया, ठीक है। आर को आप यहां पे भी बैठा सकते थे, लेकिन जब वो आपसे बोलता कि आर के दाएं दूसरे स्थान पर, तो भैया आर को आप यहां पे बैठा सकते थे, और जहां पर हमने बैठाया यहां पर बैठ सकता था। लेकिन यहां पर बोला है जो पी है आर के दाएं तीसरे स्थान पर, तो भैया पहला स्थान ये रहा, दूसरा ये रहा, तो तीसरा यही तो आ रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है आर को सबसे लास्ट में बैठाना पड़ेगा तीसरे स्थान पर पी को बैठाने के लिए। क्लियर हो गया? आप कह दो हाँ जी भाई क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या बोला गया है? क्यू के सामने बैठा व्यक्ति यू के सबसे निकट है। क्यू के सामने बैठा व्यक्ति, लेकिन हमको क्यू तो पता ही नहीं कहाँ बैठा है, छोड़ेंगे। हमको दो लाइनों से कुछ भी समझ में नहीं आया, वो दो लाइनें कौन सी हैं? तो आप कह दोगे पहली लाइन ये कि डब्ल्यू के सामने बैठा व्यक्ति आर के सबसे निकट है, और क्यू के सामने बैठा व्यक्ति यू के सबसे निकट है। इन लाइन से हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो आपको मिला जो एस है वो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मेरे भाई जो एस है पी के बाईं ओर, आप हमको ये बताओ कि देखो पी कहाँ बैठा है? पहली लाइन में, और पहली लाइन में जितने व्यक्ति हैं सबका मुख दक्षिण की ओर है। तो भैया ऐसे जो है पी के बाईं ओर, तो भैया दक्षिण दिशा की ओर जब मुख होता ना तो बायां किधर होता है? पहले ही बताएं, दायां तो आपका ये हो गया, तो भाई बायां हमारा ये नीले कलर वाला, लेकिन इधर की ओर चलता है, ठीक है। तो मेरे भाई पी के बाएं, यानी कि ऐसे जो है पी के बाईं ओर, तो जाहिर सी बात है पी जो है ऐसे जो है पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ध्यान देंगे दूसरे स्थान की बात हो रही है, यानी कि पी का बायां आपका दूसरा स्थान ये वाला स्थान हो जाएगा, यानी कि भैया ऐसे यहां पर बैठेगा, क्योंकि ऐसे जो है पी के बाईं ओर, भैया पी का बायां तो आपका चलेगा इधर की ओर, दूसरा स्थान यानी कि पहला स्थान ये रहा, दूसरा ये रहा। क्लियर हो गया? तो आप कह दोगे भैया ऐसा हमारा यहां पर बैठ गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने जो दो लाइनें छोड़ी थी उन लाइनों से आपको यहाँ पे एक डाउट क्लियर होगा, क्या कि डब्ल्यू के सामने बैठा व्यक्ति आर के सबसे निकट है। तो भैया जाहिर सी बात है एस का स्थान क्लियर है, यहाँ पे आर का स्थान क्लियर है, तो आर के सबसे निकट कौन व्यक्ति बैठा है? एस बैठा है, यानी कि डब्ल्यू के सामने भैया कौन होगा? एस होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा रहा है, लेकिन आप ये सॉल्व नहीं करो तब भी चलेगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मुख यू की ओर है? तो भैया आप देख चुके हो कि यू और यू के सामने किसका मुख है, तो आप कह दोगे कि भैया यू के सामने बैठा है पी, यानी का इन दोनों का मुख आमने सामने होगा। तो जाहिर सी बात है यू का देखो क्या कह रहा है, किस व्यक्ति का मुख यू की ओर है, तो भैया पी का मुख जो है यू की ओर हो रहा है और यू का मुख पी की ओर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है भैया समझ में आ गया आपको। तो यू का देखो किस व्यक्ति का मुख यू की ओर है, तो पी का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, यहाँ पे क्या बोले आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कह देगा वी के सामने कौन बैठा है, तो आपको नहीं पता होगा तो कर नहीं पाओगे। तो देखिएगा
W के सामने देखो, यहाँ पे बोला था ना W के सामने बैठा व्यक्ति R के सबसे निकट बैठा है। R के सबसे निकट कौन है? S है। तो जाहिर सी बात है W के सामने S हो जाएगा। ठीक, अब बचे आपके दो स्थान। तो देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आपका एक ये स्थान बचा और आपका नीचे एक स्थान इसमें बच रहा है, तो इसमें PQRS में हमने PSR बैठा लिया, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? Q बैठ जाएगा। यहाँ पर UWX बैठ गया, तो यहाँ पर भैया V बैठ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब कुछ समझ में ना आ रहा हो और आपके दो स्थान बचे, तो यहाँ पर तो Q ही बैठेगा और यहाँ पर आपका V बैठेगा, क्योंकि एक एक स्थान दोनों का बच रहा था। क्लियर होगा? तो ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपसे पूछा बस इतना था कि किस व्यक्ति का मुख यू की ओर है, तो जाहिर सी बात भैया पी और यू का मुख क्या हो जाएगा? दोनों की ओर मुख उन्मुख हो जाएंगे, यानी कि यू दे रखा है तो यू के सामने किसका मुख है? तो पी का है। और पी के सामने किसका मुख है? यू का है। कुछ भी पूछे आप पूरे क्वेश्चन का आसानी से दे सकते हो। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि वी के सामने किसका मुख है, तो हमने वही पूरा डायग्राम बना लिया है। तो वी के सामने भैया उसके सामने कौन बैठा है? क्यू बैठा है, यानी कि वी के सामने क्यू का मुख हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी पूछे आप आसानी से आंसर दे सकते हो, बस आपको दायां बायां और दिशा का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अगर हम पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे क्या कह रहा है दोस्तों? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और किस टाइप का क्वेश्चन है? आप कह दोगे भैया देखो, ब्लड रिलेशन का जो कोडिंग वाला क्वेश्चन आता है ना, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। इसमें करना क्या है, देखिएगा, आपको सब कुछ प्रश्न में दे रखा होता है और आंसर भी आपको प्रश्न में मिलेगा। करने का मतलब मेरे भाई ये है कि देखो, सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है। कह रहा है P@Q, यानी कि व्यंजक वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? P@Q का अर्थ क्या है? P Q का पति है। P&Q का अर्थ क्या है? P Q की माँ है। #Q का अर्थ क्या है? P Q की पत्नी है। P गुणे Q का अर्थ क्या है? P Q का भाई है। तो आपसे पूछ रखा है, यदि A@B एंड C गुणे D #E है, तो E का A से किस प्रकार संबंध है? आपको बस यहाँ पे इतना बताना है। तो कैसे बनाएंगे? रिलेशन बनाने के लिए आप भैया जो व्यंजक आपको ये दे रखा है ना, इसको नोट कर लेंगे। नोट करने का मतलब मेरे भाई ये देखिए, A@B, यानी कि देखिएगा, A@B है, उसके बाद क्या है? आप कह दोगे B के बाद क्या है? एंड का साइन है। ठीक है, हमने ये एंड का साइन बना लिया। एक मिनट, ये हमने एंड का साइन बना लिया, ये एंड का साइन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको दे रखा है सी दे रखा है, उसके बाद गुणे डी है, उसके बाद क्या है? #E है। हमने ये क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे भाई आपको देखिए, अब आपको रिलेशन बनाते कैसे? रिलेशन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप पहले उठाओगे A@B। रिलेशन कैसे बनाओगे? आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। और मेल के लिए क्या लेना है मेरे भाई? प्लस का साइन लेना है, और फीमेल के लिए आपको माइनस साइन लेना है, जिससे आपका पूरा जेंडर का डाउट क्लियर होता चला जाए कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। अगर आपका मेल फीमेल क्लियर होगा ना, तभी आप क्वेश्चन का सही आंसर दे पाओगे। अब देखिए, ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनेगा कैसे? स्टेप बाय स्टेप। आपने क्या किया? A@B को उठाया, आपने देखा कि P@Q का अर्थ क्या है, तो यहां पे बोल रहा है P@Q का अर्थ क्या है? P@Q का अर्थ है P जो है वो Q का पति है। यहां पे A@B है, यानी जो A होगा, यानी कि पहला वाला जो होगा वो B का पति होगा। देखो, यहां पे पहले P था तो P Q का पति हो रहा है। यहां पे A@B है, यानी कि A है, किसका पति होगा? B का पति होगा। A पति हो रहा है तो A के ऊपर प्लस का साइन लो। क्यों? क्योंकि मेल हो रहा है, मेल ही तो पति होता है। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए, यहां पे क्या हुआ? ए पति हो रहा है बी का, यानी कि अब देखो भाई, ए पति हो रहा तो जाहिर सी बात भैया बी का पति हो रहा, यानी कि बी लड़की हो जाएगी, क्योंकि एक लड़का एक लड़की दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? तभी पत्नी पत्नी होंगे, पति पत्नी होंगे। क्लियर हो गया? आपने P@Q का अर्थ निकाल लिया। कैसे निकाला? समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, बी एंड सी। हम यहाँ पर बी एंड सी का रिलेशन निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा? कुछ भी नहीं करना, आपको प्रश्न में दे रखा है। यहाँ पे P&Q का अर्थ क्या है? जो अर्थ होगा वही आपका बी एंड सी का अर्थ हो जाएगा। तो कह रहा है P&Q का अर्थ क्या है? P जो है वो Q की माँ है, यहाँ पे B एंड C है, यानी जो B है वो C की माँ है। B है भैया वो C की माँ है, यानी कि बी का जेंडर तो क्लियर है, बी माँ हो रही है, लेकिन सी की माँ, अब देखो ये माँ लड़के की भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जेंडर तो क्लियर है नहीं, तो हम जेंडर के उसको साइन छोड़ेंगे, लेकिन जो बी है वो सी की माँ है। ठीक है, यानी कि भैया माता पिता ऊपर और उसकी संतानें नीचे हो जाएंगी। इस प्रकार से आपका बी एंड सी का रिलेशन बन गया। क्लियर हो गया? सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा था। अब इसी प्रकार से मैं एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको दे रखा है यहाँ पे सी गुणे डी। ठीक है, आपने बी एंड सी का रिलेशन निकाल लिया, अब निकालेंगे सी गुणे डी का, यानी कि सी गुणे डी। तो रिलेशन कैसे निकालोगे? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको दे रखा है P गुणे Q का अर्थ क्या है? P Q का भाई है, यहाँ पे C गुणे D है, यानी कि जिस प्रकार से P Q का भाई हो रहा है तो यहाँ पे C जो है वो D का भाई होगा। C जो है भाई हो रहा है D का, C जो है भाई हो रहा है D का, यानी कि देखो अब D, देखो भाई तो ये लड़का का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, यानी कि C का जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन D का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप बच रहा है D #E, क्योंकि आपने C गुणे D का अर्थ निकाल लिया। क्या निकाल
निकाला, सी जो है वो डी का भाई है, यानी कि सी भाई है तो सी के ऊपर मिल के साइन हो गया। क्लियर हो गया? डी का क्लियर नहीं था जनरेटर तो छोड़ेंगे, आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पे डी हैशटैग ई है, यानी कि डी हैशटैग ई का रिलेशन कैसे निकालोगे? तो भाई कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे पी हैशटैग क्यू करते क्या है, पी क्यू की पत्नी है, यहाँ पे डी हैशटैग ई है, यानी कि डी होगा, जो डी होगी देखो पी हैशटैग क्यू करते क्या था, पी क्यू की पत्नी है, यहाँ पे डी हैशटैग ई है, यानी जो डी है वो ई की पत्नी होगी, जो डी है पत्नी है किसकी, ई की, यानी कि डी लड़की हो जाएगी, क्यों? क्योंकि डी फीमेल है, पत्नी हो रही तो फीमेल होगी, और पत्नी किसकी है, ई की, यानी कि ई लड़का हो जाएगा। तो आपको भैया रिलेशन का जो डायग्राम बना है आपका इस प्रकार से बना है। अब इस डायग्राम के अनुसार आपसे कुछ भी पूछे आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रखा है ई का ए से क्या संबंध है, यानी कि आपको देखो डायग्राम से एक चीज यहाँ पे क्लियर ये हो रही होगी कि ए और बी आपस में क्या है, पति पत्नी है। इन दोनों की संतान कौन सी है, इन दोनों की संतान सी और डी है, ठीक है। यानी कि ए और बी की दो संतानें हैं, पहला कौन है, सी है, यानी कि सी लड़का है, एक लड़का है एक लड़की की है, ये एक लड़का, देखो ए बी की दो संतानें हैं, एक लड़का एक लड़की, लड़की की शादी जब हो जाएगी किसी लड़के से तो वो ए बी का क्या लगेंगे, तो आप जाहिर सी बात है आप ही अपने ऊपर रख के देख लो कि देखो आप अपने ऊपर रख के देखिए तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। देखो आप जाहिर सी बात है ए बी की दो संतान कौन है, सी और डी, यानी कि सी लड़का है और डी यहाँ पे लड़की है। अगर लड़की की शादी हो जा रही है, ठीक है, तो उसको जो पति होगा वो ए और बी का क्या लगेगा, तो जाहिर सी बात भैया दामाद लगेगा, ठीक है। यानी कि जो ई है ए से किस प्रकार संबंधित, तो भैया जो ई है वो ए का भैया क्या लगेगा, दामाद लगेगा, दामाद लगेगा या बेटी का पति, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा क्या रखा था, ई का ए से क्या संबंध है, तो भैया ई जो है ए का दामाद लगेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए, कुछ नहीं होता और ऐसे व्यंजक वाले क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। और पिछले कई पार्टों में आपको मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे करा रखे, हर एक पार्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, नहीं देखे तो उनको भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे या आएंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अभी तक आप जो नंबर सीरीज क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें सिर्फ आपको एक क्वेश्चन, एक जगह क्वेश्चन मार्क दे रखा था, लेकिन इस सवाल में भैया 2 जगह क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे और करने का तरीका क्या होता है, करने से पहले थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे कि भैया देखिए आपको जोड़ गुणा भाग घटाना, ठीक है, स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर और गैप वाले लॉजिक से बाहर से भी कोई सीरीज नहीं मिलेगी। अब लॉजिक को ढूंढते कैसे, तो इसके लिए भैया करनी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आपको प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा और नंबर सीरीज को प्ले लिस्ट बना हुआ है तो उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों नंबर सीरीज की उस प्ले लिस्ट में हमने आपको नंबर सीरीज के टोटल 5 से 6 पार्ट करा रखे हैं। हर एक पार्ट में आपको 10 से 12 या 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बताएं, सीजीएल लेवल से जीडी लेवल तक के, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल तक के, हाई लेवल से लो लेवल तक के, लो लेवल तक के हर एक टाइप को, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से समझाएं। और बाकी के जो बच्चे कुछ हमारे लॉजिक और क्वेश्चन होते हैं वो आपको हम क्या करते हैं इस प्रैक्टिस सेट में, मतलब सभी प्रैक्टिस जो हमने पिछले प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 52 या 53 है, ठीक है। इसके पिछले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनमें आपको हर एक पार्ट में आपको रीजनिंग में नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों हर एक पार्ट में आपको हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी पार्ट को 1-2 पार्टों को छोड़कर बाकी हर एक पार्ट में आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के इस पार्ट में 6वां क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से करने का तरीका क्या होता है पहले बता दिया। इन लॉजिकों से बाहर आपको कोई भी सीरीज नहीं बनने वाली होती, ठीक है, बस आपको इसी लॉजिक के अंदर आपको घुमा फिरा के दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले सीरीज को ध्यान देखेंगे कौन सा लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि लॉजिक पहचानने में आपको क्या होती है भाई दिक्कत होती है। यहाँ पे 27 से क्या हो रहा है 41 हो रहा है, 41 से यहाँ पे 55 हो रहा है, 55 से यहाँ पे 73 हो रहा है, 73 से यहाँ पे क्या हो गया आपको बताना होगा। आपने सीरीज को ध्यान से देखा, आप कहते हो 27 से 41 हो गया बढ़ रहा है, 41 से 55 हो गया बढ़ रहा है, 55 से 73 हो गया बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। आपको ना सीरीज में स्क्वायर दिख रहा है, ना कहीं क्यूब दिख रहा है, ना कहीं प्राइम नंबर दिख रहा है। प्राइम नंबर दे सकता है, अगर हम गैप निकालेंगे शायद आपको प्राइम नंबर दे दे, ठीक है, ना स्क्वायर दिख रहा है, ना कहीं क्यूब दिख रहा है, ना गुणे से सॉल्व होगी, ना भाग से सॉल्व होगी। भाई इतने सारे लॉजिक आपके कट हो रहे हैं ना। अब देखिए यहां पर आपका सिर्फ एक लॉजिक लगेगा, गैप वाला लॉजिक, और ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन क्या होते हैं गैप वाले लॉजिक या प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप नंबर सीरीज का पार्ट जाके जरूर देख लेना। अब गैप से कैसे करेंगे, आप ये देखो कि 27 से आप 41 कैसे बन रहा है, गैप से भी हो सकता है, गुणे से भी हो सकता है। कभी कभी क्या करता है 27 में 2 की गुणा करेगी, क्या होता है 27 दूनी 54 होता है, 54 में एक जोड़ के आपको दे देगा 27 के बाद यहाँ पे 55। तो 27 से 55 कैसे बना, तो जानते हो ना कि हमने क्या करी 27 में 2 की गुणा करी, एक जोड़ दिया, आपका 55 बन गया। सेम इसी प्रकार से 55 में क्या करेगा 2 की गुणा करेगा, उसमें भी एक जोड़ देगा या 2 जोड़ देगा। यानी कि सीक्वेंस बनाने के लिए वो सवाल में कुछ भी कर सकता है, आपको पैटर्न को देखना है कि
किस प्रकार से सीरीज हमारी सॉल्व हो रही है, तरीका आपको हम बताएंगे, करना आपको है, ठीक है। अब इस सवाल की बात करें, 27 से 41 हो रहा है, यानी कि मेरे भाई कितना बढ़ रहा है, तो आप जब भी आप गैप ना निकाल पा रहे हो, आपको समझ में ना आ रहा हो या ज्यादा बड़ी संख्या दे रखी हो, तो भाई तुरंत आप क्या करो, 41 में 27 घटा लो, आपको गैप पता चल जाएगा। तो मेरे भाई 27 से 41 हो रहा है, यानी कि 27 में प्लस का 14 जोड़ दें तो आपका 41 बन जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 41 यहाँ पे 55 कैसे बनेगा, आप कह दोगे कि 41 में क्या करेंगे, प्लस का 14 जोड़ देंगे, आपका 55 बन जाएगा, ठीक है। 55 से यहाँ पे 73 कैसे बनेगा, तो काफी लोग प्लस का 14 देखकर भी आगे प्लस का 14 करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको भाई सवाल सब कुछ दे रखा है ना, आप देख लो 55 में अगर भाई 14 जोड़ोगे तो 5 4 क्या हो गया, 9 हो गया। आपका यहाँ पे लास्ट में दे रखा है 3 अंक, यानी कि कहेंगे यहाँ पे क्या है, 3 है, तो आपका यहाँ पे 14 नहीं जुड़ रहा है, यहाँ पे कुछ आपका और ही जुड़ रहा है, यानी कि भैया 73 में क्या करो, डायरेक्ट 55 घटा लो, तो आप कह दोगे यहाँ पे 13 पाँच जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 6 में 5 जाएगा 1, यानी कि 55 से 73 कैसे बन रहा है, तो मेरे भाई 55 से जो 73 बन रहा है ना, वो प्लस का 18 करके बन रहा है। आपको देखो यहाँ पे आप कह दोगे यहाँ पे सीक्वेंस हमको समझ में नहीं आ रहा है, भाई सीक्वेंस बहुत ही आसान है। आपका पहले क्या हुआ, प्लस 14 हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गया, प्लस 14 हो गया, उसके बाद क्या आ गया, प्लस 18 आ गया, यानी कि भैया प्लस 14 के बाद फिर से प्लस 14 आया है, तो यहाँ पे प्लस 18 हुआ है, तो प्लस 18 के बाद क्या होगा भैया, फिर से प्लस 18 होगा, यानी कि 73 में प्लस का 18 कर दोगे तो आपकी पहला जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 73 में भैया 18 जोड़ोगे क्या आएगा, तो 8 3 11 7 1 8 1 9, यानी कि 73 में दोस्तों हमने 18 जोड़ दिया, तो आपकी इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई, 91 आ गई, 91 आ गई, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में और 3 में 91 आगे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 और आपका 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आप दूसरे क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं, यहां पे क्या होगी, तो मेरे भाई देखिए सीरीज में बस आपको समझना है, यहां पर बस एक चीज कोशिश यही करनी है कि देखिए आपका 2 बार यहां पे प्लस 14 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 2 बार प्लस का 18 हुआ, लेकिन 18 के बाद क्या आएगा, जो आएगा उसको 91 में जोड़ दोगे तो आपकी दूसरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। इतना तो आप सभी जानते हो, लेकिन 18 के बाद आएगा क्या, तो मेरे भाई यहाँ पे 14 के बाद क्या हो गया, 18 हो गया, यानी कि प्लस का 4 हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पे 18 के बाद क्या होगा, प्लस का 4 करके दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ऐसे सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है, 22 आ गया, यानी कि 91 में 22 जोड़ो तो आपकी दूसरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बननी चाहिए। तो 91 और 22 क्या होता, तो आप कह दोगे 2 1 क्या हो गया, देखिए हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लें दूसरे क्वेश्चन मार्क की, तो देखिएगा 2 और 1 क्या होता है, 3 होता है, ठीक, 9 2 क्या हो गया, 11 हो गया, यानी कि 91 और हमने 22 को जोड़ दिया दोस्तों, आपका क्या हो गया, 113 हो गया, ठीक है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 113 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे तसल्ली नहीं है और आपको लग रहा है कि ये सीरीज गलत सॉल्व हुई है, तो गलत सॉल्व होने के लिए मेरे भाई आपका सेम लॉजिक से यहाँ पे 135 नहीं बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो ये सीरीज हमारी लॉजिक सही लग रहा है, अगर नहीं बन रहा तो लॉजिक गलत लग रहा है। अब देखिए चेक कैसे करेंगे, तरीका क्या है, आपने भैया देखा ध्यान से, 14 के बाद 14 आ गया, 18 के बाद 18 आ गया, 18 से 22 कैसे बना, क्योंकि आप सभी जान रहे हो 14 से यहाँ पे 18 हुआ, यानी कि 4 बढ़ गया, तो भैया 18 2 बार हो चुका है, यानी कि 18 में 4 करके यहाँ पे 22 कर लोगे। अब 22 को भी 2 बार करोगे, यानी कि 22 एक बार फिर से रिपीट होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। जिस प्रकार से 18 के बाद 18 आ गया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 22 तो आया सीक्वेंस से, 22 के बाद फिर से 22 आ जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे 113 है, 113 में 22 जोड़ने पर आपके क्वेश्चन मार्क की मतलब जो आगे संख्या 135 दे रखी है, ये बननी चाहिए। तो 113 और 22 क्या होता है, तो आप कह दोगे 113 और 22 आपको दोस्तों होता है 135, जो कि आपको सीरीज में दे रखा है, यानी कि सीरीज में हमारा ये लॉजिक लग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सीरीज के इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें कीजिए या करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। कहने का मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लेटर एनालॉजी का दे तो रखा है यहाँ पे, लेकिन इससे आपका लेटर सीरीज का, ठीक है, कोडिंग जो इसमें अक्षरों में कोड बनता है, सारे टाइप के क्लियर मतलब डाउट क्लियर होने वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन से आप भाई कई प्रकार के क्वेश्चन सीख जाते हो मेरी इस क्लास से, ठीक है। आप कोई भी प्रैक्टिस करो आपको मेरा आप कोई भी प्रैक्टिस करो, आपको हर एक पार्ट में बिल्कुल डिटेल्स और बेसिक से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से आपका देखो भैया लेटर सीरीज कोडिंग यानी कि सारा डाउट क्लियर होने वाला, बस आपको यहाँ पे वीडियो पे अंत तक बने रहना, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले या लेटर सीरीज या कोडिंग क्वेश्चन को करने से पहले मेरे भाई आपको A to Z की हम आपको कई बार बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, A to Z की प्लेस वैल्यू, अपोजिट अक्षर, ठीक है, वॉविल, उसके बाद कॉन्सोनेंट, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद भैया जी आपको कोई नहीं रोकने वाला इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से, ठीक है। करते कैसे, हम क्या करते हैं सीक्वेंस बनाने के लिए, चाहे वो लेटर सीरीज हो या कोडिंग हो, करने का तरीका क्या होता है, हम देखते हैं कि जी से यहाँ पे यू कैसे बन रहा है, सेम उसी प्रकार से आपका डी से यहाँ पे आर बनेगा और सेम उसी प्रकार से पी से आपका क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनेगा। अगर आपको बाई चांस इसमें सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ज्यादा लंबा गैप आ रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले अक्षर की तुलना लास्ट वाले अक्षर से करते हो, पहले अक्षर की तुलना सेम लॉजिक से लास्ट वाले अक्षर से करोगे, ठीक है। दूसरे अक्षर की तुलना लास्ट के दूसरे अक्षर से करोगे, ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा फिर क्या लगता है भैया, क्रॉस मेथड इस प्रकार से लगता है, ठीक है। यानी कि हर एक टाइप
पे क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। आपको क्या करेगा, यहाँ पे जी का अपोजिट दे देगा या उसके आसपास का अक्षर देगा। जी का अपोजिट क्या होता है तो आपको पता होगा तभी तो कर पाओगे ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं। देखिए बाई चांस थोड़ा समझाने के लिए करते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें क्योंकि आप यहाँ पे बोर हो जाओगे। पहले इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, जी है, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, यू है। तो भैया जिस प्रकार से आपका जी से यहाँ पे यू बनेगा, कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप जी बी सी से यहाँ पे यूपी क्यू बनाओगे ना, सेम उसी रिलेशन के आधार पर आपको डी एस एक्स से आपको यहाँ पे आर जी एल बनाना है, और सेम उसी रिलेशन के आधार पर आपको पी एन यानी कि पेन से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के 3 अक्षर बनाने हैं। बनाने का तरीका क्या है, देखिए भैया यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, जी है, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, यू है, यानी कि जी से यू कैसे हुआ, तो आप सभी जानते हो जी की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 7 होती है, यू की प्लस वैल्यू क्या होती है, 21 होती है। क्लियर हो गया, आप कह दो कि जी हाँ भाई क्लियर हो गया। अब ये बताओ कि 7 से 21 हो रहा है, कैसे बन रहा है, आप कह दो कि 7 के बाद तो 21 आता है, हाँ आता है, कितने बाद आता है, तो आप कह दो कि 7 में अगर हम लोग 14 जोड़ देंगे तो आपका 21 बन जाएगा। यानी कि जी से जो यू बन रहा है ना, कैसे बन रहा है भैया, जी से यू बन रहा है प्लस का 14 करके, तो क्या आपका डी से यहाँ पे आर, यानी कि डी से आर भी भाई सेम इसी लॉजिक के आधार पर बनना चाहिए, यानी कि डी की प्लस वैल्यू होती है 4, आर की प्लस वैल्यू होती है 18। आपको दिख रहा है 4 से 18 हो रहा है, यानी कि प्लस का 14 हो रहा है, यानी कि मेरे भाई जी से यहाँ पे यू बना प्लस का 14 करके, डी से आपका यहाँ पे आर बन रहा है प्लस का 14 करके, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब सेम इसी रिलेशन के आधार पर आपको पी से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। कैसे बनाओगे, तो भैया करना क्या है, प्लस का 14 करना है, तो आप जान गए हो, कैसे जान गए हो, क्योंकि पीछे आपने देखा है सीक्वेंस। तो पी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 16 होती है, पी की प्लस वैल्यू तो 16 होती है, बस आपको यहाँ पे 14 करने में होती दिक्कतें। क्यों, क्योंकि 16 और 14 को जब आपस में जोड़ो क्या होता है, आप कह दोगे 30 आता है, और हमारे अक्षर तो सिर्फ होते हैं 26, तो भैया 30 कैसे आ गया, तो कुछ नहीं करना है, टोटल 30 आ गया। आप कह दोगे जी हाँ, 30 में क्या करो, जितने हमारे अक्षर होते हैं यानी 26 अक्षर होते हैं, घटा लो, क्या आएगा आपका, कह दोगे 4 आ जाएगा, यानी कि 4 आ गया। तो फिर से आप क्या करोगे, ए टू जेड तो आपका हो गया, आप क्या करोगे, फिर से आप ए बी सी डी, यानी देखो 26 तक आपने कर लिया, 26 के बाद फिर से आपका ए बी सी डी रिपीट करोगे। भैया आपको बनाना कितना, प्लस 4, यानी कि 26 के बाद फिर से आपका 1 2 3 4, चौथे स्थान पे क्या आता है आपका डी आता है। अगर आप ये करने का तरीका सीख गए ना, तो भाई कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर लोगे। तो पी में जब प्लस का 14 करो तो भैया आपका डी आ जाएगा। अब उंगलियों पर रख के करिएगा, आपका भैया यहाँ पे डी ही आना है। अगर आपको उंगलियों पर रख के टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, तो आप तरीका सीख लो। 16 में हमने 14 जोड़ दिया, क्या हो गया, 30 हो गया। हमारे अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं, यानी कि 30 में 26 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चौथे स्थान पे जो अक्षर होगा वो हमारा क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। आपको डी ऑप्शन नंबर 3 और 4 में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपको दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम निकालने की कोशिश करेंगे दूसरे अक्षर की। देखिएगा ऐसे हम चेक करते हुए चलेंगे, जिससे आपका डाउट भी क्लियर होता है, यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है, बी है, यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है, पी है, और यहाँ पे देखो बी से पी कैसे बन रहा है, तो आप सभी जानते हो बी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, पी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 16 होती है। 2 से 16 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है, आप कह दो कि 2 से 16 हो रहा है, यानी कि प्लस का 14 फिर से जुड़ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि पहले से पहले अक्षर में प्लस का 14 हो गया है तो दूसरे से दूसरे अक्षर में प्लस का 14 हो, ऐसा कभी कभी फॉलो करता है, नहीं तो क्या होता है, सीक्वेंस हमारे यहाँ पे दूसरा बनता है। लेकिन यहाँ पर सेम सीक्वेंस बन रहा है, यानी कि यहाँ पे बी से पी हो गया प्लस का 16 करके, तो भैया यहाँ पे ऐसे दूसरा अक्षर है, यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका जी है, तो ऐसे से जी कैसे कैसे बन रहा है, तो एस की प्लस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है, जी की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 7 होती है। 19 से 7 हो गया है, यानी कि 19 से 7 हो रहा है, कैसे बन रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे दिक्कत आएगी। दिक्कत यहाँ पे ये आएगी, भैया 19 में 7 कैसे करेंगे, नहीं समझ में आ रहा ना, हमको बढ़ाना कितना, 14 है यार, 19 एक मिनट, एच की प्लस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है, जी की प्लस वैल्यू 7 होती है, प्लस का 14 गैप आ रहा है नहीं आ रहा, चेक कैसे करेंगे, तो 19 में क्या करेंगे हम लोग, 14 जोड़ देंगे ठीक है, क्लियर हो गया। 19 में 14 जोड़ो कितना आएगा, तो आप कह दोगे 33 आ गया, ठीक है, 33 आ गया। तो भैया 26 के बाद प्लस का देखो अक्षर हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है, यानी कि 33 में 26 घटाओ क्या आएगा, 7 आ जाएगा। भैया 7वें स्थान पे क्या आता है, जी आता है, इसलिए आपको यहाँ पे जी दे रखा है, ठीक है। निकालने का तरीका पता चल गया, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल। कैसे निकाला भाई, कुछ भी नहीं किया है, 19 में 14 जोड़ दिया, क्योंकि भैया देखो हमारा 20 यहाँ पे पी बना प्लस का 14 करके, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा एस से जी बनेगा प्लस का 14 करके, तो हमने उस 19 में 14 जोड़ा, क्या आ गया, 33 आ गया। अक्षर हमारे होते हैं 26, यानी कि 33 में 26 घटा दिया, आपका क्या आ गया, 7 आ गया, 7 आया, यानी कि यहाँ पे जी आ जाएगा। 7वें स्थान पे क्या आता है, जी आता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ई है, ई की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे मेरे भाई ई की प्लस होती है 5, 5 में बढ़ाना कितना हमको 14, 14 5 क्या हो गया, आप कह दोगे 19 हो गया। 19वें स्थान पे क्या आता है, आप कह दोगे ऐसा आता है, यानी कि डी के बाद ऐसे। तो भैया डी के बाद ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे तीसरा अक्षर आप निकालो या नहीं निकालो, आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पे कौन हो गया, 3 नंबर वाला हो गया। अब आपको यहाँ पे तीसरा अक्षर निकालने की जरूरत ही नहीं है पेपर में, लेकिन अगर हम पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर क्या है आपका, सी है, यहाँ पे क्यू है, भैया सी से क्यू हो रहा है, कितना बढ़ रहा
रहा है, आप सभी जानते हो सी की प्लस वैल्यू क्या होती है 3 होती है, क्यू की प्लस वैल्यू क्या होती है 17 होती है। 3 से 17 और कितना जुड़ रहा है, प्लस का 14 बढ़ रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक्स है तो एक्स की प्लस वैल्यू क्या होती है 24 होती है, एल की प्लस वैल्यू क्या होती है 12 होती है। 24 से 12 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है, देखिए यहीं पर डाउट भैया कंफ्यूज करता है। हमें 24 में 14 बढ़ाना है तो कैसे बताएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, तो भैया 24 में क्या करो 14 जोड़ लो, जाहिर सी बात बढ़ाना है। तो 24 हमने 14 जोड़ दिया, कितना आ गया 4 4 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, आपका क्या आ गया 38 आ गया। अक्षर हमारे कितने होते हैं 26 होते हैं, यानी कि भैया 38 में क्या करो 26 घटा दो। क्लियर हो गया। तो 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा 1, यानी कि 12 आ गया। तो 12वें स्थान पे आपका जो आएगा वो अक्षर आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। देखिए आपका एक्स से यहाँ पे एल बन भी रहा है, यानी कि एल हमारा 12वें स्थान पर आता है, ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पे एल ही होगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आपको करना क्या मेरे भाई, आपको एन से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर बनाना है। तो बनाने का तरीका क्या है देखिएगा। अब देखिए हम आपको एन से हमको बनाना क्या यहाँ पे, ये तीसरा अक्षर आपको ये वाला बनाना है, तीसरा अक्षर, ठीक है। पहला अक्षर डी आया, दूसरा अक्षर ऐसा आया, तीसरा अक्षर क्या होगा, देखो भैया एन से बनाना है प्लस का 14 करके, यानी कि एन की वैल्यू क्या होती है 14 होती है, हमको करना भी प्लस 14 है। 14 14 क्या हो गया 28 हो गया। अक्षर हमारे कितने होते हैं, आप कह दो अक्षर तो तुम्हारे 26, यानी कि 28 में 26 घटा देंगे क्या आएगा 2 आएगा। 2 आया तो दूसरे स्थान पर कौन सा आता है, आप कह दो कि बी आता है, यानी कि लास्ट में आपका अक्षर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो डी के बाद एस, एस के बाद बी आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ही आपको दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अक्षरों को निकालते हैं। अब इसी में क्वेश्चन आपको कोडिंग से पूछ देगा, कह देगा किसी कूट भाषा में जीबीसी को यूपी क्यू लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में आपको डीएक्सएक्स को क्या लिखा जाता है, आरजीएल लिखा जाता है। तो भैया पीएन का उसी कूट भाषा में कोड क्या होगा, तो जाहिर सी बात ऐसे बना दोगे, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको जीबीसी के बाद क्या लगा देगा, यूपी क्यू लगा देगा, उसके बाद डीएसएक्स लगा देगा, उसके बाद आरजीएल लगा देगा, उसके बाद पीईएन लगा देगा, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देगा, कहेगा बताओ। तो करने का तरीका क्या है, आप करोगे जी से यहाँ पे यू, यू से यहाँ पे डी, डी से यहाँ पे आर, आर से यहाँ पे पी, ऐसे सीक्वेंस देखोगे तो आप कह दोगे जी से यू बना प्लस का 14 करके, यू से डी बना प्लस का 14 करके, डी से आर बना प्लस का 14 करके, आर से पी बना प्लस का 14 करके। ऐसे हमारा लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से पूछे भैया, एक सवाल से आपके कई सारे सवाल के डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं। इस सवाल से भैया आपका एक ही टाइप का सवाल क्लियर होगा, कौन सा, मिरर वाला क्वेश्चन है भैया, इसमें आपको कोई भी अनेक प्रकार के सवाल नहीं बनते हैं। देखिएगा बस करेगा क्या, दर्पण का स्थान चेंज करेगा। मान लीजिए अब देखिए आपको ये दर्पण दे रखा है एमएन, ठीक है, ये दर्पण हो गया, वस्तु कहाँ है, इसके नीचे कोई वस्तु है, आकृति कुछ भी हो, आपको ये दे रखा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा मेरे भाई, दर्पण में बस क्या होती है, आकृति उल्टी हो जाती है। उल्टी होने का मतलब है देखिए ये तो सी वाला गोला है, यानी देखिएगा मैंने समझाने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको समझाते हुए बनेगा नहीं, ये जो सी ये वाला जो गोला ऐसे है, ठीक है, ये आपका ऐसे बन जाएगा, उसके बाद ऐसे बन जाएगा, उसके बाद ऐसे बन जाएगा, ये आपकी दर्पण आकृति होगी, ऐसे बन जाएगी, पलट जाएगी बस, ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे पलट जाएगी। तो आपकी कैसी आकृति बनी है, आप कह दो किस प्रकार से बनेगी, कैसी बनी, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आपकी भैया आकृति कुछ नहीं करनी है, बस देखिए ये वाला जो गोला है ये आपका यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, उसके बाद डंडा ऐसे, ये आपकी आकृति 5 की बनेगी, ठीक है। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपकी क्लास में कोई भी दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट बार बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करते हैं, इसे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा लगता है स्किप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम वीडियो को शुरुआत में ही बता दिए थे, फिर से बता दे रहे हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, नेहा ने क्या कहा, नेहा ने कहा, अब देखिए अब बस आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। नेहा ने कहा कि यह औरत मेरे पिता, यानी कि नेहा के पिता ये हो गए, ठीक है, ये वाला व्यक्ति हो गया। नेहा के पिता के दादा, पिता के दादा कौन होंगे, तो भैया पिता के दादा कौन होंगे, यानी कि पिता के जो पिता होंगे, इनके जो पिता होंगे, इनके जो पिता होंगे ये लगेंगे नेहा के पापा के दादा, ठीक है, ये व्यक्ति दादा लगेगा। ये जो सबसे ऊपर वाला व्यक्ति है ये नेहा के पापा का दादा लगेगा। कब दादा लगेगा, जब नेहा के पिता के कोई पिताजी होंगे, उनके पिताजी इसके दादा लगेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोल रखा है, उसके बाद बोल रखा है मेरे दादा के इकलौते बेटे, दादा के इकलौता बेटा कौन हो गया, ये पिंक कलर वाला लड़का हो गया, ठीक है, आदमी हो गया। इकलौते बेटे की पत्नी है, ठीक है, जो तस्वीर वाली महिला है इसकी क्या होगी भैया, वो पत्नी होगी तस्वीर वाली महिला, ठीक है। तो ये जो पत्नी है ये स्त्री का नेहा से क्या रिलेशन है, तो आपको साफ साफ जान रहे हो ये स्त्री कौन है, तो भैया ये स्त्री आपको साफ साफ दिख रही है डायग्राम में कि नेहा के पापा के जो पापा है उसकी पत्नी है ये स्त्री, यानी कि आपके पिताजी के पिताजी की जो पत्नी है आपकी क्या लगेगी, आपकी लगेगी दादी। तो भैया ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे कुछ ही सेकंड का आंसर था और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत लगे, कुछ भी समझ में ना आया तो उसको नेक्स्ट पार्ट में आप इसी पार्ट में कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है, उस पर भी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे। अगर दोस्तों आपने प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप वर्ड एनालॉजी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, नंबर सीरीज का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, यानी कि हर एक चैप्टर का
अलग से प्लेलिस्ट बना रखे हैं। वेन डायग्राम का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें से आपको सिर्फ वेन डायग्राम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वर्ड एनालॉजी के प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन यानी कि शब्द समानता के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर सीरीज यानी कि उस संख्या श्रृंखला के सिर्फ उस पार्ट सीरीज में आपको संख्या श्रृंखला की उस प्लेलिस्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद दोस्तों आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये क्वेश्चन आपके गणित परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो।